कंसीडर करने वाली चीज थी क्यों नहीं ये नहीं पता चला। और वो कैश बजट में है क्योंकि जो एसओपीएल का बजट होता है ना वो बहुत आसान होता है, वो अकरेंस बेसिस पे होता है, और जो कैश बजट है वो कैश बेसिस पे एक तरह का होता है। तो पहले हम कैश बेसिस का काम करते हैं क्योंकि वो तो 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में ही हो जाएगा। स्मार्ट लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड फॉर कास्ट द, आज जो मेन पेपर में सवाल आते हैं ना, या वो कैश बजट है या एसओपीएल, इसके अलावा अगर पेपर में कोई सवाल आता है ना, वो अगर आ सकता है, एक थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमने 10-15 मिनट में कर लेना है, वो मैंने आपको बता हाईलाइट करवा दूंगा, चीजें समझा दूंगा। फिर हो सकता है कि वो आपसे ये पूछ ले कि कोई कॉस्ट ऑफ सेल का बजट, वो फिर मैन्युफैक्चरिंग का पूछेगा, या वो सिर्फ सेल का बजट, तो समझो सिर्फ सेल की वर्किंग पूछ रहा है। रिसीट का बजट, सिर्फ रिसीट साइड पूरी करनी है। पेमेंट का बजट, सिर्फ पेमेंट पूरी करनी है। जो हम पढ़ रहे हैं ये मास्टर बजट है। हाँ, आज तक ऐसा आया नहीं एसओपी एसओएफपी का बजट। एसओएफपी में क्या आएगा, तो वो जो बजटेड चीजें हैं वो एसओएफपी की लिख देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ दो बातें अच्छी थी, एक डेप्रिसिएशन की वर्किंग अच्छी है जो कि एसओपीएल में जानी है, और दूसरी वर्किंग कैश रिसीट की अच्छी है, बस बाकी सीधा सवाल था। तो लिखा हुआ है कि जनाब अक्टूबर के अंदर आपकी सेल्स हुई हैं, सेल्स ऑफ द पीरियड अक्टूबर टू जनवरी 2020 हैज बीन प्रोजेक्टेड, ये उसने हमें प्रोजेक्टेड सेल्स दे दी। कहता है 20% कैश सेल्स हैं, और हम सीपीएस जो इसका बताया हुआ है वो 20% है, और 10% नवंबर से हमारी कीमतें बढ़ रही हैं। ये और इंपॉर्टेंट चीज है, आज हमने 2-3 बातें सीखनी। एक, अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट सीपीएस होगा तो हमने कैसे डील करना है। जैसे आपका अक्टूबर के अंदर कोई और सीपीएस लगेगा, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अंदर कोई और सीपीएस लगेगा, ऐसा ही होगा ना। इसके कई तरीके हैं, ये नहीं कि जो मैं बताऊं वही बेस्ट है, आप अपने तरीके भी कर सकते हो। मैं तो आपको पता सिर्फ परसेंटेज के साथ ही करता हूं, एक्स के साथ भी आप कर सकते हो, इक्वेशन बनाकर कर लो। फिर वो कहते हैं ऑल डेटर्स आर अलाउड 45 डेज क्रेडिट आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड प्रॉम्प्टली। जब ऐसी बातें आती है ना तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हर दिन की सेल बराबर है, हर महीने की सेल बराबर है, और हर दिन की सेल बराबर है, इवनली थ्रू आउट द ईयर जो कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद वो कहता है स्मॉल लिमिटेड फॉलो द पॉलिसी मेंटेनिंग स्टॉक इक्वल टू द प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ। कहता है अगले महीने की जो सेल्स हैं वो हमने पहले उसका क्लोजिंग स्टॉक रखना है अपने पास। ये भी पुरानी बात है, अगली बातें मैं अभी नहीं पढ़ रहा मैं सिर्फ ये इसकी वर्किंग करवा रहा हूं, फिर उसके बाद अगली बातें पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। यहां पर आ जाए ट्रेड डेटर्स, आपके पास सितंबर में ये किस दिन के ट्रेड डेटर्स है, 1 अक्टूबर 2009, मतलब इसका मतलब है ये ब्रॉड ऑन है जो हमारे रिसीवेबल्स हैं। क्या है, हमारे रिसीवेबल्स हैं, और टाइम कितना है, 45 दिन का टाइम है कि 45 दिन के उधार पे काम करते हैं। तो 5600 एक है और 3000 एक है। कुछ लोगों ने 3000 को 1500 करके लिखा हुआ है, एक प्रॉब्लम, और कुछ लोगों ने पूरा 3000 लिखा हुआ है। अब हमने ये सवाल करना है, सबसे पहले तो हम चलते हैं अपनी सेल्स लिख लेते हैं। आप थोड़ा शॉर्टकट कर लेना, मैं शॉर्टकट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैंने समझानी है चीजें आपको। तो मेरे पास सेल्स कौन कौन से मंथ की गिवन है, जो गिवन है अक्टूबर, हमने जो बनाना है पहले वो लिख लें। अक्टूबर के महीने का काम करना है, नवंबर के महीने का, और दिसंबर के महीने। अब आप मुझे बताएं जो मेरे पहले रिसीवेबल थे, या जो मेरे अगस्त के रिसीवेबल थे, अगस्त से शुरू हो रहा है ना काम, 3000। अगस्त के जो रिसीवेबल थे वो कितने थे, 3000। वो जाहिर सी बात है अक्टूबर में मिल जाएंगे, जो अगस्त के 3000 थे वो मुझे अक्टूबर में मिल जाएंगे, क्योंकि 45 दिन खत्म हो जाएंगे उनके, क्योंकि अगस्त का महीने में सेल्स हुई थी, तो अगस्त का महीना तो कुछ ही नहीं मिला होगा, और जो पैसे मिलने होंगे दिसंबर का अगले महीने वो भी हो जाएंगे, जो बाकी रह गए वो हद 45 दिन है ना, और 45 दिन उसके अक्टूबर में पूरे हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, सितंबर। सितंबर के टोटल कितने पैसे हैं,
ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने मिस कर दी। पता चला, इस बात का पता चला मैंने 5600 को 2 हिस्सों में डिवाइड क्यों किया। आपके 1 अक्टूबर को रिसीवेबल थे, इसका मतलब रिसीवेबल का मतलब ये है कि ये सेल्स कब हुई होंगी, सितंबर में। अब मुझे बताएं जो पूरे सितंबर में क्या हमें पैसे मिले होंगे, नहीं। तो आपने ये सोचा जरूर होगा कि सितंबर के महीना, चलो एक महीना गुजर गया और अक्टूबर में दिन पूरे हो गए 45, 15 दिन, तो मुझे 5800 लिख लेना चाहिए। अब आप ये सोचे जो मैंने 1 सितंबर को सेल की होगी उसके 45 दिन मेरे कब पूरे होंगे, उसके पैसे मुझे कब मिलेंगे, 15 अक्टूबर को। 1 सितंबर के पैसे कब मिले, 15 अक्टूबर को। 2 सितंबर वाली सेल के 16 को, 15 सितंबर वाली सेल के 30 तक। इसका मतलब है कि मेरे जो 15 सितंबर तक, ये है मेरी सितंबर की सेल्स। आप कहेंगे सर आपने 3000 के साथ ऐसा क्यों नहीं किया। देखिए ना, 3000 मेरे रिसीवेबल है और 5600 भी मेरे रिसीवेबल है। रिसीवेबल से मुराद है कि जो अभी तक रिसीव नहीं हुए। तो आप मुझे बताएं जो अगस्त की पहले 15 दिन की सेल्स है ना, उनके पैसे सितंबर में मिल चुके हैं, वो और 3000 होंगे। जो 1 अगस्त को मेरी सेल हुई होगी ना, 1 अगस्त को, वो सितंबर में पैसे मिल चुके होंगे, क्योंकि 45 दिन पूरे होते हैं ना। तो 1 अगस्त, अगस्त के 30 दिन और 15 दिन सितंबर के, तो सितंबर में 45 दिन पूरे हो गए। तो जो मेरे रिसीवेबल रह गए ना वो हैं ही 15 दिन के। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि वो कहता है 1 अक्टूबर को ये रिसीवेबल है। तो जो आपके पैसे 16 सितंबर को मिले होंगे, क्या वो आपकी रिसीवेबल की लिस्ट में आ रहे होंगे। जो पैसे ये है 1 अक्टूबर, जो मेरे रिसीवेबल पड़े हैं ना वो 1 अक्टूबर को हैं। जो पैसे मैंने 16 सितंबर को ले लिए, क्या वो रिसीवेबल में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे। जो मैंने 17 सितंबर को ले लिए वो भी नहीं आ। मेरे पास अगस्त के रिसीवेबल सिर्फ 15 दिनों की अगस्त की सेल के नजर आ रहे हैं। ये जो 3000 है ये अगस्त की 15 दिनों की सेल है, और ये जो 5600 नजर आ रहा है ये पूरे महीने की सेल है। कैसे, सितंबर में किसी दिन भी सेल हुई हो, क्या उसके पैसे 1 अक्टूबर से पहले पहले मिल चुके हैं या नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिले, क्योंकि 45 दिन किसी एक सेल का भी पूरा नहीं हुआ। तो ये टोटल सेल है पूरे एक महीने की, सितंबर की, और जो 3000 है ये 15 दिनों की सेल है, और वो 15 दिनों के पैसे हमें जो रहते थे वो अक्टूबर में मिल जाएंगे। लेकिन जो 5600 रिसीवेबल है ये पूरे महीने की सेल है, और इसके आधे पैसे हमें मिल जाएंगे अक्टूबर के अंदर, आधे पैसे मिलेंगे नवंबर के अंदर। कैसे भला, जो 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर की सेल है उसके 45 दिन पूरे हो रहे हैं 15 अक्टूबर और 30 अक्टूबर के दरमियान। जो 15 सितंबर के बाद सेल हो रही है उसके जो टाइम पूरा हो रहा है 45 दिन, वो 1 नवंबर से 15 नवंबर की रेंज में पूरा हो रहा है। तो जिस बंदे को मैंने 1 सितंबर को सेल की वो मुझे कब पैसे आकर दे जाएगा, 15 या 16 अक्टूबर को। जो 2 को की वो 17 को देगा, जो 3 को दी वो 18 को दे देगा पैसे। तो मैं तो कैश बजट बना रहा हूं, तो कैश बजट अगर मैं हर बंदे को 45 दिन का टाइम दे रहा हूं तो ये भी तो देखो ना 45 दिन पूरे कब हो रहे हैं। अब आओ जरा, अब तो सवाल एक्सपोज हो गया, अब खत्म हो गया सवाल। अब अगर मैं देखूं अक्टूबर की सेल्स बताओ कितनी है, अक्टूबर की सेल 7500, इसका 80% बताओ ना, 7500 का 80% बताओ। तो ये पता चला मैंने 80% क्यों लिया, क्योंकि 20% तो क्या सेल्स है। अच्छा बताएं, अक्टूबर में सेल हुई है, इसके पैसे कैसे मिलेगा, पैसे इसके कब मिलेंगे, 3000 मिल जाएंगे नवंबर के अंदर और 3000 मिलेंगे दिसंबर के अंदर। पता चला, 6000 टोटल है। जो कस्टमर मेरा 1 अक्टूबर को चीज लेकर जाएगा उसके 45 दिन पूरे कर लो। 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक के बंदे के टाइम कब पूरे हो जाएंगे, 45 दिन नवंबर के अंदर।
जो 15 अक्टूबर के बाद सेल करूंगा उसके 45 दिन का पूरे होंगे। इसका मतलब है आधे दिन की सेल एक महीने में पैसे मिलेंगे, आधे दिन के दूसरे महीने में पैसे मिलेंगे। अब आ जाता हूं मैं नवंबर की सेल्स। 20%, तो मैंने ये इसका 75% का 80% दिया। 20% ना वो कैश पे है, वो अक्टूबर की सेल है तो अक्टूबर के महीने में नहीं कैश तो आएगा, अभी मैं वो डेटर वाला लिख रहा हूं, वो भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बात नवंबर की। अब नवंबर में कितने सेल है, कितना 99, 100 मल्टीप्लाई बाय 80% करूंगा पहले तो, कितना 79, ये है नवंबर की सेल। तो इसके आधे पैसे तो हमें मिल जाएंगे दिसंबर के अंदर, और बाकी गए हमारे अगले महीनों में। कितना आ गया 396, और अब नीचे हम लिख लेते हैं कैश सेल्स। कैश सेल्स अक्टूबर की सेल्स का 20%, अक्टूबर की सेल्स थी 7500, उसका 20% कितना आ गया 1500। नवंबर की सेल्स है 9900, उसका 20% कितना आया, और दिसंबर की सेल्स गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, उसका 20% बता दो कितना 21। अब ये 45 दिनों का चक्कर आपके साथ भी चल सकता है पेपर के, तो इसको क्योंकि ये पुराने सवाल हैं और ये कॉस्ट अकाउंटिंग में जब होता था ये टॉपिक तब ये सवाल आते थे, तो अब अभी तक उसने 45 दिन वाला पूछा ही नहीं है, तो हो सकता है 45 दिनों वाला कॉन्सेप्ट ये आईकैप की किताब के अंदर भी क्वेश्चन गिवन है। तो अगर कैश बजट का सवाल आता है तो मुझे लगता है, बाकी अल्लाह को पता, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आने के इस अटेम्प्ट में चांसेस है इस तरह का क्वेश्चन। हाँ जी, तो बताएं जरा, इसका टोटल कर लें 73 7780 13098। ये हमारा आ गया रिसीट फ्रॉम कस्टमर, समझ लग गई। हाँ 3000 अगस्त का था ना, ये रिसीवेबल उसने शो किया हुआ था अगस्त का, तो ये अगस्त की सारी सेल्स नहीं है। रिसीवेबल से मुराद है वो पैसे जो अभी हमने लेने हैं। अगस्त की सेल्स के आधे पैसे कब मिल चुके होंगे, सितंबर में, और आधे पैसे कब मिलने हैं अक्टूबर के अंदर। ये जो रिसीवेबल अक्टूबर के स्टार्ट में नजर आ रहा है तो ये तो उसका अपना रिसीवेबल है जो सितंबर में मिल चुके हैं। क्या वो तो सितंबर में आने चाहिए थे, वो सितंबर में आ चुके होंगे। जो रिसीवेबल नजर आ रहा है 1 अक्टूबर को वो वही होते हैं ना जो अभी पैसे नहीं मिले, तो क्या वो पूरे साल वाली सेल्स होंगी या सिर्फ 15 दिन वाली होंगी। अगस्त में जो सेल्स हुई उसके 15 दिन के पैसे हमें कब मिलने हैं, सितंबर में। जो मिल गए हैं क्या वो रिसीवेबल नजर आ रहे होंगे। इसका मतलब है जो अगस्त वाले रिसीवेबल नजर आ रहे हैं अक्टूबर में, 1 अक्टूबर 2009 को जो रिसीवेबल की अमाउंट शो हो रही है, क्या वो अगस्त की पूरी सेल है या सिर्फ 15 दिन वाले पैसे। पूरी सेल तो हो नहीं सकती क्योंकि सितंबर के जो पैसे मिल गए हैं वो रिसीवेबल तो नहीं होते ना, तो बाकी जो रह गए हैं वही रिसीवेबल नजर आ रहे होंगे। तो इसका मतलब है वो अक्टूबर में सारे मिल गए हैं। सितंबर वाली सेल्स के पैसे कब कब मिलने हैं, अक्टूबर और नवंबर। इसका मतलब है वो 1 अक्टूबर को सारे रिसीवेबल है, इसलिए वो 3000 मैंने एज इट इज लिख दिया। क्लियर हो गया। ये आप अपनी हेडिंग के फॉर्मेट आप एक फिक्स कर लो अपना, मैं वर्किंग करवाया करूंगा आपको। फॉर्मेट चाहे तो किसी एक सवाल पे मैं पूरा भी करवा दूंगा, एक दो सवाल मैं और करवा दूंगा, एक पूरा एसओपीएल का और एक पूरा कैश बजट का। वो फॉर्मेट फिक्स कर लो कि जी मैंने रिसीट को किस तरह से करना है, पेमेंट को किस तरह से। सिंपल रिसीट की हेडिंग दो, वर्किंग 1 जाकर ये लिख दो, पेमेंट की हेडिंग दो, जो जो पेमेंट्स करते हो वो लिखते जाओ, और एंड पे ब्रॉड ऑन कैड ऑन प्लस माइनस करके आंसर आ जाए। हमने कुछ बातें सीखी हैं, उनमें से एक बात ये सीखी है कि अगर इंटरेस्ट रेट गिवन होगा तो हमने इंटरेस्ट भी लेना है। उसमें गलती क्या होती है, हम इंटरेस्ट तो ले लेते हैं लेकिन उसको 1/12 से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि वो पर मंथ इंटरेस्ट लेना होता है ना, तो 1/12 से मल्टीप्लाई नहीं करते, वो जल्दी में सवाल हमारा गलत हो जाता है। यहां तक क्लियर है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है
रिसीट आ गया। अब हम चलते हैं इसकी पेमेंट भी फाइंड कर लेते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल हमारी हेल्प करेगी एसओपीएल के अंदर, और रिसीट और पेमेंट हमारी हेल्प करेगी, एक ही वर्किंग से दोनों काम करते हैं। सेल्स हमें जो गिवन है वो सारे अब लिखवा दें, ताकि हमें जो गिवन है डाटा किस किस साल का गिवन है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी। हमारा काम सिर्फ 3 कॉलम पे है। सबसे पहले आप मुझे सेल्स बता दें सब मंथ की, इसकी कितनी है, 7500, 9900, 108, 90, और जनवरी की भी बता दें 7। उसके बाद अब हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ सेल। अगर आप सीपीएस पे लगाना चाहते हो ना तो सीपीएस लगा लो, दोनों मैं तरीके बताता हूं जो बहुत इजीली हो जाए। देखिए जी, नॉर्मल सीपीएस आपका क्या है, 20% ऑफ सेल, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस। सी कितना है जी, बल्कि हम सीपीएस को लिखते होते हैं एस के साथ, एस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल कितनी है इसमें, प्रॉफिट कितना है, और कॉस्ट कितनी है 80। अच्छा, अगर वॉल्यूम ना चेंज हो, ये बात याद रखनी है, वॉल्यूम चेंज होगा तो वो डायरेक्ट अप्लाई कर देना हर चीज के ऊपर, हर वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर भी अप्लाई होगा और सेल के ऊपर भी अप्लाई होगा। सेल प्राइस अगर चेंज होती है ना, उसको आप सीपीएस चेंज कर दिया करो अपना, आपका काम हो जाएगा। कैसे, सेल प्राइस कितनी चेंज हो रही है 10%, तो सेल होगी 110। याद रखें, सेल प्राइस के चेंज होने से कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता, डिस्काउंट दे दो या सेल प्राइस चेंज कर दो, अगर वो कॉस्ट बजाते खुद ना कहे तो कॉस्ट चेंज नहीं होती। तो हमारे पास कॉस्ट के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, और हमारे पास प्रॉफिट जो भी नजर आएगा वो प्रॉफिट 30 हो जाएगा। तो जब भी, या तो एक एक्स वाला तरीका है वो थोड़ा टेक्निकल तरीका हो जाएगा, मैं आपको यही कहूंगा कि आप ना ये परसेंटेज पर थोड़ा टाइम लगा, तो ये आपका ना कैलकुलेटर भी काम हो जाया करेगा। अब आए जरा कॉस्ट ऑफ सेल, मुझे अक्टूबर के ऊपर, अब ये 2 सीपीएस आपके बन गए। अब और उसने ये कहा है कि ये जो प्राइस का चेंज है ना, ये ऊपर इंक्लूडेड है, सवाल पढ़ा है ना आपने, उसने ये कहा हुआ है कि ये जो प्राइस का इफेक्ट है ये ऊपर वाली अमाउंट के अंदर शामिल है, मतलब वो अमाउंट बढ़ चुकी है 10%। तो बताएं 7500 मेरी सेल है, मैं 100 पे डिवाइड करूंगा और 80 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो निकालो कि कितनी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल, 6000। 9900, क्या ये 100 है या 110 है, ये 110 है, ये क्या है 110। तो क्या करेंगे, मैं इसको 110 पे डिवाइड करूंगा और 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10,890 को मैं 110 पे डिवाइड करूंगा और 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7920। और 10,000 को भी ऐसे ही करूंगा, 72 पॉइंट को छोड़ो। यहां तक बात क्लियर। अब पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख लें या ओपनिंग स्टॉक लिख लें, जो मर्जी लिख लो, प्लस माइनस तो आपको पता ही है किसको करना है किसको नहीं करना। मैं ओपनिंग स्टॉक पहले लिख देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक बाद में, आपकी अपनी मर्जी है, जिसको मर्जी लिख। अगले साल की पूरी सेल्स हमने अपने पास क्लोजिंग स्टॉक बनाना है। इसका मतलब है ये जो 6000 है ये पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक बना होगा, इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। मैंने आपको बताया था कि जब ये आता है ना तो अपने का वो ओपनिंग स्टॉक बन रहा होता है, पिछले का वो क्लोजिंग स्टॉक बन रहा होता है। इसका मतलब है ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अगले साल ये ओपनिंग स्टॉक है, उसने पूरा कहा है ना, और अगले साल 7900 ये ओपनिंग और 7273 क्लोजिंग। आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है,
हाँ जी, किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, हमने परचेज फाइंड करनी है। हाँ जी, क्लोजिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्लस हो रहा है वही माइनस भी हो रहा है जी। दिसंबर को ओपनिंग चेंज आएगा 792 परचेज, तो कितना आ गया जनाब 7200 7920 और 7273, ये हमारी परचेजेस आ गई। आपका अगर मैं साथ साथ बताता जाऊं, इनको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सेल्स, इनको मैं प्लस करूंगा तो ये मेरे पास आएगी कॉस्ट ऑफ सेल। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, और अदर एक्सपेंस माइनस करूंगा मेरा आ जाएगा नेट प्रॉफिट, क्योंकि सेल्स होती है अक्रस बेसिस के ऊपर। सेल किस बेसिस के ऊपर होती है? अक्रस बेसिस के ऊपर। तो 3 महीनों की सेल को प्लस कर दूंगा तो मेरी सेल आ जाएगी, 3 महीनों की कॉस्ट ऑफ सेल को प्लस कर दूंगा मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। या मैं ऐसा भी कर सकता हूं, परचेजेस प्लस करके ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लिख दूं, क्योंकि वो अक्रस बेसिस क्या है, और उसके बाद मैंने अदर एक्सपेंस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ गया, एसओपी तो कंप्लीट। तो ये बेसिकली कैश बजट का सवाल था। अब चलते हैं, परचेजेस हमारी आ गई, परचेजेस हमारी आ चुकी हैं। अब वो क्या कह रहा है यहां पर देखें, ऑल क्रेडिटर्स पेड इन द फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग मंथ कौन सा होता है? अगला महीना। और 10% ऑफ ऑल परचेज आर इन कैश, इसका मतलब है 90% आगे चला जाएगा और 10% हमने उसी मंथ पेमेंट करनी है, तो ये पेमेंट टू सप्लायर आ जाएगा हमारे पास। इसके लिए हमें पिछले महीने की परचेजेस भी चाहिए। और ये एक, अगर आप देखें, मैं अगर आपको एक चीज डायरेक्ट लिख दूं, पिछले महीने की परचेज कोई बता सकता है इसी डाटा को देख के? थोड़ी सी कॉमन सेंस चढ़ाओ। 6000, क्योंकि क्या आ रहा है, हर एक का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, परचेज और ओपनिंग स्टॉक कैंसिल हो रहा है, हर एक का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। तो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक क्या था भला, जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है। अब हमने जो पेमेंट किया है वो कैसे की है? पेमेंट, हाँ जी, इस 6000 की कोई पेमेंट आ रही है अक्टूबर के अंदर? 10% इसकी पेमेंट तभी हो चुकी होगी, 90% इसकी पेमेंट यहां होनी, ये आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी अक्टूबर की 7200 की, 10% इसकी पेमेंट कहां हुई होगी? अक्टूबर के अंदर। 90% पेमेंट क्या कहां होगी? 6480। फिर आ जाते हैं नवंबर के ऊपर 7920, 10% इधर ही और 90% आगे चली 7128। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर की कितनी है? 7273, 10% इधर और बाकी आगे चली जाएगी। लो जी, ये हमारे पास पेमेंट आ गई। ऊपर वाली परचेजेस है, नीचे वाली पेमेंट। जी 727, ये बात भी क्लियर? आगे तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अगली पेमेंट पे है, इसमें एक सिर्फ अब रहेगी डेप्रिसिएशन का केस रह गया, बाकी क्वेश्चन आपका हल हो गया। मार्केटिंग एक्सपेंस फॉर अक्टूबर is 300. 50% of these expenses are fixed, whereas the amount varies in line with the value of sales. All expenses are paid in the month in which occurred. अच्छा चले जी, 50% तो हो गया फिक्स। जो फिक्स एक्सपेंस है वो मैं मार्केटिंग है ना, अक्टूबर में भी 150, नवंबर में भी 150 और
मार्केटिंग जो वेरिएबल है, क्या ये कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज हो रहा है या नहीं? ये ऑलरेडी आ चुका है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आप लोग जो अकाउंटिंग हो या कोई भी चीज हो, पास पेपर को अगर कर लो ना तो पेपर फेल नहीं होता, लेकिन पास पेपर के सवाल नहीं याद करते होते, उसके अंदर एडजस्टमेंट याद करते होते, और वो देखना किसी न किसी पेपर में रिपीट हो रही होती। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि पूरा सवाल एक नई एडजस्टमेंट के साथ, 80% एडजस्टमेंट रिपीट होती है। तो वो एडजस्टमेंट सीखा करो कि अच्छा इस तरह को, इस चीज को मैंने कैसे डील करना है आने वाली जिंदगी में। अब 50% आ गया, इसका मतलब है कि आपके पास 150, ये किस पे सेल कर रहा है? अक्टूबर की सेल तो 150 हो गया। अक्टूबर की सेल्स कितनी है? अक्टूबर की टोटल सेल 7500, इसको 7500 पे डिवाइड कर देते हैं, एक परसेंटेज बना लो, जो अमाउंट आएगी उसको हर एक की सेल से मल्टीप्लाई करते जाओ, जो आंसर आएगा उसको हर एक की सेल से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो जनाब करो जरा मल्टीप्लाई, पहले कैसे करना है? 9900 से कितना आ गया? 198। फिर इसी को अरेंज करके दूसरे की सेल से मल्टीप्लाई कर दो, 218। ये हमारे मार्केटिंग के एक्सपेंस आ गए। समझ लग गई सबको? बात चले, मार्केटिंग वाले एक्सपेंसेस हो गए। अच्छा पेपर में ना ऐसा ना करना, पेपर में आप एक फॉर्मेट याद कर लो, जो जो एक्सपेंस और इनकम आपको नजर आ रही है, जो आपसे हो रही है, वो करके जिस पे टाइम लग रहा है उसको एंड पे लगे रहो, फिर खेलते रहो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस हम एंड पे ये क्वेश्चन करते होते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस पेड फॉर सितंबर 200, सितंबर में 200 पे किए थे, ड्यू टू इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड 2%, 200 मल्टीप्लाई बाय 1.02, एडमिन एक्सपेंसेस 204 मल्टीप्लाई बाय 1.02, 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.02, 21। मतलब आपने क्या करना है, जो आंसर आ रहा है उसको 1.02 से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आ रहा है उसको 1.02 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कैश बजट में तो आती नहीं है, जिसको छोड़ दो फिलहाल, हम इस सवाल के अंदर करते हैं। आपने एक इक्विपमेंट खरीदा, रिप्लेस किया, तो पैसे कितने देने पड़ गए आपको? 2000 का था, ट्रेड एंड लॉस है 300, 1700 रुपया दिया आपने। दो ट्रेड एंड लॉस का पता है ना क्या होता है? ट्रेड एंड लॉस जो सामान हमारा आता है उसे ट्रेड एंड लॉस कहते हैं। छोड़, पढ़ने से नहीं आना। ट्रेड एंड अलाउंस एक लफ्ज है जिसका हमने मतलब सीखा हुआ है किसी न किसी बुक के अंदर, मैं वो पूछ रहा हूं। चलो ये भी बता देता हूँ, ये हमने IAS 16 में सीखा था। ये भी बता देता हूँ कि एक्सचेंज में सीखा था। अब बता दो ट्रेड एंड अलाउंस का, कोई आएगा आपको मैसेज नहीं करेगा। गूगल वाला तो कुछ और ही बताएगा। हाँ उमर, ट्रेड अलाउंस, ट्रेड डिस्काउंट। अब्दुल समद, एक्सचेंज करते हैं उसमें जो एक्सचेंज करते हैं उससे जो बेनिफिट मिलता है हमें, चक्कर दे रहे हो। किसको आता है? हाई हैंड रेज करे, बस एक कोई हाथ है। थोड़े हाथ खड़े रहे या हाथ के नहीं? ट्रेड एंड अलाउंस तो ट्रेड एंड अलाउंस होता है जब हम दो एसेट एक्सचेंज करते हैं ना, जो हमारा पुराना एसेट है वो कितने में ले रहा है, उसे ट्रेड एंड अलाउंस कहते हैं। मतलब हमने, जैसे मैंने ये आपसे पेन लिया और आपसे कोई चीज ली और मैंने आपको ये पेन दे दिया, और आपको मैंने कहा कि अच्छा आप कितने पैसे दूं? आपने कहा अच्छा मैं इतने में आपका पेन रख लेता हूं और इतने और पैसे दे दो। जितने में आपने मेरा पुराना एसेट लिया है ना, उसे बोलते हैं ट्रेड एंड अलाउंस। यानी एक्सचेंज के केस में जो हमारा एसेट जा रहा है उसकी कीमत वो कितनी लगा रहा है, उसकी वैल्यू वो कितनी दे रहा है, और आप क्या कह रहे हो? ट्रेड डिस्काउंट। मतलब ये कोई एक दफा ना सीए के अंदर ऐसा होता है
कि एक बात एक दफा सुन लो प्रॉपर, उसको वो सारी जिंदगी वैसी ही इस्तेमाल होनी है एज इट इज। आप सीए फाइनल में जाओगे, जिधर भी जाओगे, इसका मतलब नहीं चेंज हो रहा है। तो एक दफा उसको सुन लो। या तो मुझे लगता है कि एक खातून के कॉन्सेप्ट देने का तरीका मैंने देखा, वो बहुत अच्छा मुझे लगा। मैं अप्लाई करना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्या चीज है कि वो उससे ना कॉन्सेप्ट बहुत याद रहते। वो मैं बैठा था तो वहां पर ना एक बच्चे से गिलास टूट गया, तो उसके घर वालों ने उसको थप्पड़ मार दिया। तो वो खातून उधर बैठी थी, तो वो उनको बुलाया, कहते कि ये गलत किया आपको बच्चे को थप्पड़ उस वक्त मारना चाहिए था जब गिलास दिया था। थप्पड़ मारना था और गिलास देना था कि इसको तोड़ना नहीं। अब तो टूट गया। अब मुझे लगता है कि जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं, जैसे मैं ट्रेडिंग लॉस बताने लगा तो पहले मैं एक थप्पड़ मारूं कि भाई ये कॉन्सेप्ट भूलना नहीं है। या मैं कह भी दूं ना तो मुझे लगता है, क्योंकि कहते हैं कि वो इज्जत वाले के लिए कह देना ही थप्पड़ ही होता है, वो फील कर लेता है। चलिए अच्छा, अब या क्योंकि हमने देखना है कि हमने कैश बजट पढ़ रहे हैं ना, तो कैश बजट के अंदर देखें आपके पास ये 2000 रुपए है नए एसेट की कीमत, और ट्रेड इन अलाउंस कितना है 300 रुपए। हमारा कैश आउटफ्लो कितना होगा 1700 रुपए। लेकिन अगर हमें ट्रेड अलाउंस का पता ही ना हुआ, नहीं कहता तो आपने तो डिस्काउंट की समझ के की है ना, आपकी किस्मत ही अच्छी है ना, क्या तुक्के मारते हो सही लग जाते हैं। ठीक है, हाँ पढ़े लिखे तुक्के समझ लो। चलें, हमारा कैश बजट हो गया ऑलमोस्ट, वो सारे एक्सपेंस ऊपर वाले हो गए। यहां से हमारा 1700 माइनस हो जाएगा। अब वही उसी फॉर्मेट में हमने लिखना है कि ये आपका जो कैश बजट का फॉर्मेट है ना, वो आपने ऊपर एक नाम लिखना है पहले, ठीक है, फिर हम लिखेंगे कैश बजट। अगर एक महीना है तो डेट ऊपर लिख दें, अगर मुख्तलिफ मंथ है तो फिर आप यहां पर वो मंथ लिख लें नवंबर, जैसे इसमें अक्टूबर था, नवंबर, दिसंबर। अब बात आएगी टोटल की। अगर क्वेश्चन के अंदर साइलेंट है तो आपकी मर्जी, अगर वो कहता है टोटल नॉट रिक्वायर्ड तो नहीं लिखना, अगर वो कहता है रिक्वायर्ड तो लिखना है, और साइलेंट है तो आपकी मर्जी। यहां पर हमने लिखना है ओपनिंग बैलेंस। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम बना लेते हैं ना, ओपनिंग बैलेंस जो भी आएगा वो हम लिख देंगे, क्योंकि बाद में तो कैरी होना है ना। ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे, फिर हम हेडिंग देंगे रिसीट की। अब रिसीट मोस्ट ऑफ द केसेस एक ही होती है, दो भी हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि हम डेटर का और कैश सेल्स का अलग अलग लिखना चाहते हैं तो कैश सेल्स और कैश फ्रॉम डेटर, फिर डेटर का लफ्ज लिखेंगे। कस्टमर का तब लिखेंगे जब दोनों को इकट्ठा लिखना होता है, गलत नहीं करता ये, क्योंकि डेटर भी हमारा कस्टमर ही होता है। तो कैश फ्रॉम कस्टमर, वर्किंग नंबर 1 या 2 जो भी आपकी वर्किंग होगी, वर्किंग का रेफरेंस देना है और आगे अमाउंट लिखते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई और किसी जगह से कोई आपने ऐसे बेच के पैसा आ गया या किसी तरह से पैसा आ गया तो वो भी लिख देंगे, रिसीट पूरी लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे पेमेंट्स। पेमेंट ज्यादा होती हैं तो यहां पेमेंट्स आप पहले लिख दें जी सप्लायर को पेमेंट की, वर्किंग का रेफरेंस, फिर आपने मार्केटिंग एक्सपेंस पे किए, एडमिन एक्सपेंस पे किए, वो कैपिटल एसेट के लिए पैसे दिए। किसी की वर्किंग की है तो वो वर्किंग का रेफरेंस दे के लिख देना, वर्किंग नहीं की तो रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं। यहां पर हमारे पास आ जाएगा, इसे हम बोलते हैं नेट बैलेंस। आप कहोगे सर आपने क्लोजिंग बैलेंस क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हो, अगर इंटरेस्ट ना हो लिख सकते हैं, अगर इंटरेस्ट ना हो तो। यहां पर हम अमाउंट आ जाएगी। अब एक दफा आप थोड़ा प्रोफेशनलिज्म अपनाते हैं, वो हमें कहता है कि भाई तेरा बैलेंस होगा तो मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, अगर नेगेटिव बैलेंस होगा तो मैं आपको से इंटरेस्ट लूंगा।
तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव बैलेंस आएगा तो उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, नेगेटिव बैलेंस आएगा तो उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट पेपर में नहीं आया। हाँ, फाइनेंस कॉस्ट वाला आया है, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे इसमें से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की बड़ी गलती बताऊं, ये जो बैलेंस, इस बैलेंस को हम क्या नाम दे देते हैं, इस बैलेंस का नाम लिख लेते हैं ए मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय 1/12। आर क्या है बोला, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका 1/12 लोग लिखना भूल जाते हैं, मंथली है ना, अगर क्वार्टरली होगा तो 3/12। तो यहां पर लिखेंगे, ये हमारे पास ये भी नेगेटिव आ रहा होगा, ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ये हमारा है। अब ऊपर जाकर लिखेंगे इसको ओपनिंग बैलेंस में नेगेटिव। अगर ये अमाउंट नहीं आ रही तो ये वाला कॉलम फिर नहीं बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऊपर ही लिख देंगे। अगर इंटरेस्ट का फैक्टर क्वेश्चन के अंदर नहीं है तो ये बनाएंगे ही नहीं। ठीक होगी बात। अब हर साल इसी तरह से कंटिन्यू करना है। ये तो हमारा है फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही रखो अपने पास कैश बजट का। बाकी जो कुछ करना है ना, अगर आपको लगता है कि आपने खेलना है, मतलब गंद मारना है, वर्क नहीं करनी है, वो आप क्या कहां पर करोगे, एंड पे। नेक्स्ट, अब हम बना लेते हैं, ये तो एसओपीएल तो मैं कहता हूं कि R2 बंदा पढ़ रहा हो और उसका एसओपीएल का बजट खराब हो, मतलब ये एमएफए के अंदर मैं कहता हूं बंदा ना हार्ड लक की वजह से फेल होता सच में, वरना फेल नहीं होता। बहुत ही बुरी, या किसी की फुप्पो ने बददुआ दे दी हो, इस वजह से फेल होता है। वरना मेरा नहीं ख्याल कि एमएफए में बंदा, क्योंकि जब देखो हम बजटिंग पढ़ रहे हैं, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग नजर आ रही है, आपको क्यूएम की वर्किंग नजर आ रही है, आपको एफआर1 की बातें नजर आ रही हैं, अकाउंटिंग चीज, यानी कोई नई बात नजर नहीं आई। हमने कॉस्ट ऑफ फाइनेंस पढ़ा, उसके अंदर क्या था, सारे का सारा क्यूएम पूछा, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहे थे, बाकी सारी वही बातें थी। आप लोग इसके बाद जो 2 चैप्टर पढ़ोगे वो एक सारा वही है, मतलब सिवाय थ्योरी के, वो थ्योरी भी आपने I2B में पढ़ी हुई है, वो आपने I2B नहीं पढ़ी ना, तो इसलिए मैं समझता हूं कि आपने वो थ्योरी नहीं पढ़ी, क्योंकि I2B में आप लोग बिस्मिल्लाह पढ़ के करके आते जा जाते हो। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज थी भला, डेप्रिसिएशन, IA-16। अगर मैं उसका प्रॉफिट का स्टेटमेंट बनाऊं तो मैं नाम लिखूंगा बजटेड इनकम स्टेटमेंट, या जो नाम वो इस्तेमाल करेगा ना वही नाम एज इट इज इस्तेमाल कर लिया करो। वो प्रॉफिट एंड लॉस करे तो प्रॉफिट, जो वो कहता है वो नाम लिख दिया करो। फॉर द क्वार्टर एंडेड, क्या है क्वार्टर एंड, अजलान भाई दे दो सबको, सर्व कर। कितना, 31 दिसंबर। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स, क्या हम पिछले अगले साल की लिख सकते हैं, सेल्स अक्ररेंस बेसिस में है, तो जो अक्टूबर की, नवंबर की, दिसंबर की सेल्स है उन तीनों को प्लस करके लिख दो, 7500 प्लस 9900 प्लस 10890, ये हमारी सेल्स आ गई। कितनी, 28290 लेस कॉस्ट ऑफ सेल। मैं तो कहता हूं कॉस्ट ऑफ सेल भी प्लस करके लिख दो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब वो हमारी वर्किंग है, हमारे पास वर्किंग का रेफरेंस दे देंगे। ये कॉस्ट ऑफ सेल है 6000, 7200, 79। पेमेंट या परचेज नहीं, पेमेंट या परचेज नहीं लिखनी, क्या लिखनी है, कॉस्ट ऑफ सेल। परचेज वाला लिखोगे तो फिर आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना पड़ेगा। हाँ जी, तीनों को प्लस किया, कितनी है कॉस्ट ऑफ सेल, 220। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, करो जरा माइनस, 7170 लेस अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में एक तो मार्केटिंग वाले थे,
वो जिस महीने के थे पे भी आप उसी महीने में कर रहे थे। तो मार्केटिंग का एक एक्सपेंस था 150 प्लस 150 प्लस 150, और एक था 150 प्लस वो जो चेंज हो रहे थे 198 प्लस 218, ऊपर वाला तो आ गया 3 4 450, और नीचे वाले हो सकता है आपके गलत हो या यही ऐड किए हैं 566। उसके बाद एडमिन में करते थे 204 प्लस 208 प्लस 212, कितना आ गया 600। उसके बाद कोई खर्चा रह गया, डेप्रिसिएशन रह गया ना, बस डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन डिस्पोजल, क्योंकि आपने सवाल किया हुआ है इसलिए मैं साथ ही लिख रहा हूं, ना किया होता तो मैं फिर पहले गेन या लॉस का पता करता फिर उस हिसाब से करता। अच्छा, अगर आपने लिख भी दिया है ना तो कोई परेशानी नहीं, ब्रैकेट में लिख दिया करो। एक्सपेंसेस के अंदर इनकम लिखनी है तो ब्रैकेट में लिख दिया करो। हाँ जी, ये है आपका ब्रॉड ऑन। IA-60 याद है कैसे डेप्रिसिएशन लेते हैं? ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, फिर डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन, फिर एडिशन की डेप्रिसिएशन। 1 अक्टूबर को सारा किस दिन आपने भेजा? 31 अक्टूबर को। इंटरेस्टिंग हो गया सर। आप मुझे सिर्फ इतना काम करके दे दें, ये एडजस्टमेंट पढ़ के, एक एडजस्टमेंट ये और ये चीज आप में से कोई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल फाइंड करते। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर और गेन या लॉस ऑन द डिस्पोजल। वैसे आपने तो फाइंड की हुई है, देखते हैं जवाब आपकी डेप्रिसिएशन कितनी है फॉर द ईयर, यानी फॉर द ये 3 महीनों की, क्वार्टर की 3 महीनों की डेप्रिसिएशन बतानी है जो 258 आपकी भी यही है। उमर आपने फाइंड किया तो आपने तो कैश बजट बनाया। लाइफ आपकी कितनी है हबीबा? 208 आपकी, बस एक ही हुई। आंसर आपकी कितनी है? 209 89 लाइक आपने ये तो किया ना प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है? सेम है। आयशा 258 आपकी 258 है। हाँ शाहजेब आपकी 300। चलें जी, ये आपकी अब डेप्रिसिएशन यानी ज्यादातर ये चीजें आ रही हैं। आइए जरा फिर इसकी डेप्रिसिएशन चेक करते हैं है कितनी। प्लस आपको वो कहता है ऑन 1 अक्टूबर ऑफिस इक्विपमेंट हैविंग बुक वैल्यू 500, 40% ऑफ द कॉस्ट ऑन अक्टूबर 1 बेचा 31 अक्टूबर को है। बुक वैल्यू किस दिन की बताई हुई है? 1 अक्टूबर की, ठीक है। वुड बी रिप्लेस्ड, डिस्पोजल भी है, एडिशन भी है, और बाकी तो बाकी सारी चीजें बाद में। तो वही पुराना मैंने आपको एक ही बात बताई थी, डेप्रिसिएशन जहां भी आए ना बहकने की जरूरत नहीं है, अपने तरीके से कर लेना। आपका ब्रॉड ऑन पड़ा हुआ है 8000। डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है? 15% स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो क्या करेंगे? ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। ब्रॉड ऑन कितना है? 8000 माइनस डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है? वो कहते हैं ये बुक वैल्यू है जो कि 40% ऑफ कॉस्ट है। इसका मतलब है ये है 40% और हमें चाहिए 100, 1250। ऐसा क्यों किया? ये सबको समझ लग गया, ये बता दूं मैं। आहद, क्योंकि हमें डिस्पोजल की कॉस्ट अलग करनी है और वैसे भी डेप्रिसिएशन भी उसके ऊपर लेनी होती है। तो ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल
मल्टीप्लाइड बाय 15%, कितनी डेप्शन आ गई, और मल्टीप्लाइड बाय 3 बाय, हाँ फुली डेप्रिशिएटेड एसेट भी इसके अंदर है। पहले तो इसका 80% ही ले लेते ना सीधा सीधा, इसका 20% कितना आ रहा है, -1250 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ये 3/12 क्यों किया, क्वार्टर की डेप्शन चाहिए, बताओ जरा कितना आ गया, $190 डिस्पोजल, 1250 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 1/12 कितना, 15.6, तो 16 कर लेते हैं। एडिशन, एडिशन कितना है हमारे पास 2000 का, मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 2/12, इसको प्लस करो, ये बात क्लियर हो गई, जो चीज आपने मिस होगी वो आप ओके कर ले। अब गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल भी तो हमारा एसओपीएल के अंदर आता है। हमारा जो एसेट था 1250 बल्कि 500 का बचा हुआ था, मजीद 16 वो डेप्रिशिएट हो गया, 16 से डेप्रिशिएट हुआ है ना, मजीद कितने का रह गया 484, और 484 वाला एसेट हमने 300 में ट्रेड अनाउंस करवाया, मतलब उसको 300 में दिया, तो 184 हमारा लॉस आ गया, ठीक होगी बात। तो ये हमारा काम हो गया। डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 2 या 3 जो भी है 259, और लॉस ऑन डिस्पोजल 184, नेट प्रॉफिट हमारा आ गया। हाँ जी, अपने सवाल में देखिए कितने स्टेप ठीक थे आप, एसओपीएल तो मेरे ख्याल में काफी हद तक ठीक होगा आप लोग। एसओपीएल में अगर मसला आपका शायद लॉस किसका ठीक था, आपको क्या मसला आया था, तो फिर भी ये होना था, न्यू एसेट डेबिट 2000 से, ओल्ड एसेट क्रेडिट 1250 से, नहीं वैसे गूगल से भी किया जा सकता है, हाँ कोई किया जा सकता है, लेकिन नहीं आया। चलो अच्छा, ये तो हमारा ये सबसे शरीफ क्वेश्चन था, ठीक है, आसान था। और वैसे भी कैश बजट हमने पढ़ लिया पहले, तो आज पहले 2 सवाल आपने खुद ही करने हैं, वो प्रैक्टिस कर लेना। और जो पहले आपकी असाइनमेंट के पहले 15 क्वेश्चन है ना, वो आपने हर हाल में उसकी हर एडजस्टमेंट पर फोकस करके करना है। आई कैप वहां से ज्यादा पेपर उठाता है पहले 15 सवालों में से, और मैंने आखिर में वैसे ही करवा दिए। 15 आपने कर लेने शुरू वाले, और आखिर वाले काफी हद तक हमने कर लिए थे। उसमें अभी क्वेश्चन नंबर 4 एक ही क्वेश्चन करना है आपने, शायद जिसका भी प्रॉफिट, अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस ही चलेगा। वैसे ये छोटा सा सवाल है, आधे घंटे से भी जल्दी हो जाएगा। मैं कहता हूं 2 सवाल कर लेते हैं, चलो संडे वाले दिन 2 दे देंगे, शाहिद लिमिटेड वाला।